So hello everyone, welcome back and this is Mayank Kothari. We are going to start with question number 8 in this video. क्वेश्चन नंबर 7 तक हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में और कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए थे। आई थिंक 2 से 3 होमवर्क दिए हुए हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आगे ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम अभी देखने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ेगी, बट कॉन्सेप्ट सारे वही हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूलाज में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Aneja Limited, a newly formed company, has applied to the commercial bank for the first time for financing its working capital requirement. इस कंपनी ने ये कंपनी बैंक के पास में गई और बैंक के पास में जाके बोलती है कि हमको कुछ लोन चाहिए क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसा चाहिए। The following information is available about the projections for the current year. एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो है 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स की ऑफ अ प्रोडक्शन प्लस 4,000 यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। 1,04,000 यूनिट बन के रेडी रहेंगे, फिनिश्ड गुड्स, बट 4,000 यूनिट जो है वो WIP में रहेंगे। तो एक चीज थोड़ा सा आप समझो, ये तो छोड़ो ये है रॉ मटेरियल। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं? 8। रॉ मटेरियल से जाएगा फैक्ट्री में, ठीक है, और फैक्ट्री से जाएगा यहाँ फिनिश गुड्स में। तो क्या कहना है कि 1,04,000 यूनिट्स बन के यहाँ से निकल जाएंगे, फैक्ट्री से निकल जाएंगे और फिनिश गुड्स स्टोर में आ जाएंगे। तो कितना माल आया फिनिश गुड्स में? 1,04,000 का, और 4,000 यूनिट साल के अंत में हमारे WIP में रहेंगे या ऑन एन एवरेज WIP में रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि रॉ मटेरियल जो निकला है हमारे यहाँ से पहले WIP में जाने के लिए फिर फिनिश गुड्स में, टोटल मिला के 1,08,000 यूनिट्स का निकला होगा। रॉ मटेरियल तो पूरा निकला होगा ना, तभी 4,000 वहां है, 1,04,000 आगे कंप्लीट बन के आया है, ठीक है। आगे पहले ना कुछ चीजें हम हटा देते हैं, जैसे क्रोम हटा दिया हमने, टूल बॉक्स हटाया हमने, मेल हटाया, ये हटाया, ये बाकी तो ठीक है। आगे देखो, बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आपको नीचे दी गई है कि रॉ मटेरियल 80 रुपए का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 30 रुपए का, ओवरहेड एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन 60 रुपए का लगेगा। और सही किया उन्होंने ये चीज सही की कि सर 60 रुपए का डेप्रीशिएशन एक्सक्लूसिव पहले ही बता दिया, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूसिव रहता तो हमको मेहनत बढ़ जाती, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक ऐसी अमाउंट है जो कि नॉन कैश अमाउंट है, जिसमें हम खर्चा दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल जेब से पैसा जाता नहीं है। तो वो पैसा ऐसा है डेप्रीशिएशन का जो बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ पे इंक्लूडेड भी नहीं है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। टोटल कॉस्ट है 170 रुपए पर यूनिट की, सेलिंग प्राइस है 200। आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन लिखा होगा, वहां से डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा हमको, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। रॉ मटेरियल जो स्टॉक में रहता है वो है 4 वीक्स का कंजम्पशन, ठीक है। मतलब साल भर में मैंने जितना भी कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, तो 1 हफ्ते का कंजम्पशन मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 वीक, तो 4 हफ्ते का कंजम्पशन मिलेगा, वो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक में। WIP जो है, इस चीज पे ध्यान दो, अज्यूम करो कि 50% कंप्लीशन स्टेज में है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल्स इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। अब मैं आपको ये बताता हूं, यहां से आपका मटेरियल जाता है पूरा। अब जब मटेरियल जाता है तो सोचो, अगर मटेरियल जाएगा तो आधा मटेरियल जाएगा क्या? नहीं, गाड़ी अगर बननी है तो आधा टायर नहीं जा सकता सर, वहां पे पूरा ही टायर जाएगा। तो रॉ मटेरियल पूरा ही जाता है हमेशा 100%, ठीक है। एक चीज उसने क्या बोला, 50% ऑफ कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी टोटल कॉस्ट लगनी है उसको कंप्लीट करने के लिए उसका 50% कंप्लीट हो चुका है, तो 50% ही WIP में पकड़ो। लेकिन 50% किसका? WIP में सर 3 चीजें आती है, याद रखना, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। रॉ मटेरियल 100%, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि रॉ मटेरियल हमने इशू कर दिया प्रोसेसिंग में पूरा। इसके बाद कन्वर्जन, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उस पे वेजेस लगाए जाते हैं, ओवरहेड्स लगाए जाते हैं, वो 50% है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुका है जहां पे रॉ मटेरियल 100% लिया, फिर वेजेस 50 और आपका ओवरहेड आपने 50 लिया। आगे फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो है 8,000 यूनिट्स का बैलेंस पड़ा हुआ,
ठीक है, 8,000 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज एवरेज 4 वीक्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 8 वीक्स, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1.5 वीक्स। तो ये आपका सप्लायर डेटर यानी कि क्रेडिटर डेटर और आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालने के काम आएगा। कैश एट बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 रुपीज। अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। मान के चलिए कि प्रोडक्शन जो कैरी किया जा रहा है वो इवनली कैरी किया जा रहा है, यानी कि खर्चा ऑन एन एवरेज आप बांट सकते हो। अगर खर्चा 365 रुपए हो रहा है साल भर में, तो हर दिन 1 रुपए का हो रहा है, ये मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है इवनली कैरी किया गया, समान रूप से। सो 52 वीक्स आपको लेना है एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू होते हैं सिमिलरली। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल। ध्यान देना, जो लैग है इन पेमेंट ऑफ सिर्फ वेजेस है, ओवरहेड नहीं है इसमें, तो सिर्फ वेजेस आउटस्टैंडिंग दिखाओगे आप, ओवरहेड नहीं। और क्या कैलकुलेट करना है सर? वे वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मेट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करंट असेट्स, करंट असेट में आएगा इन्वेंट्रीज, इसके अंदर में रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, WIP भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने फिनिश गुड्स की भी बात की थी। उसके बाद आएगा सर डेटर्स, फिर आएगा कैश, और आई डोंट थिंक सो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह है, छोड़ दिया। टोटल कर लेंगे। करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर में आएगा क्रेडिटर्स एक तो, और वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। जैसे ही टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा सर करंट लाइबिलिटी की टोटल आएगी ना, तो यहाँ हम लेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। सेफ्टी मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो हो गया, अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। अब प्रॉपर देखो, आप जो कॉस्टिंग में देखते हो ना वैसी कॉस्ट शीट नहीं बनेगी, एक स्टेटमेंट बनेगा जैसा डेटा दिया है उसके हिसाब से। अब रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम किया ये निकाल लो, निकाल सकते हो क्या? आपने 1,04,000 कंप्लीट यूनिट बनाए प्लस 4,000 के कम WIP में पड़े हुए हैं, तो टोटल रॉ मटेरियल तो 100% लगा सर, इनटू आपका 80 रुपीज़, क्योंकि 80 रुपीज़ है। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बहुत ही सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है इसमें। जब आपके रॉ मटेरियल के स्टोर से निकाला गया माल यहाँ से, तो यहाँ से 1,08,000 का रॉ मटेरियल निकला, 4,000 इसमें पड़ा है, 1,04,000 फिनिश गुड्स में तैयार हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सर आप ले लो। तो मैंने साल भर में 86,40,000 का कंजम्पशन किया है। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब वेजेस कितने लगे मुझे, ये बराबर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। वेजेस आपको साल भर में देखो 1,04,000 यूनिट तो आपने पूरे बनाए, जब यूनिट्स पूरे बने तो वेजेस भी पूरे लगे होंगे, तो वेजेस की प्राइस कितनी? 30 रुपीज़ है, प्लस 4,000 यूनिट जो है आपने पूरे नहीं बनाए, 50% कंप्लीट है, तो 4,000 इंटू 30 इंटू 50%, क्योंकि पूरा वेजेस नहीं लगा अभी तक, बाकी है कुछ उस पर वेजेस लगना, वो अगले साल लगेंगे या ऐसा। तो अब इसकी टोटल इतना आप खर्चा बियर कर चुके हो। 1,04,000 इंटू 30 अगर करेंगे तो 3120, 4,000 इंटू 30 इंटू 50% प्लस 3120, तो ये आता है 31,80,000। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? अब बात करते हैं सर ओवरहेड की। ओवरहेड्स भी सेम तरीके से, ये भी 50% लिखा है उन्होंने कि आपने ओवरहेड्स का कितना खर्चा लिया, 1,04,000 इंटू
60 रुपये, पूरा आधा है, एग्जैक्ट आधा है वो। 60 प्लस 4000 इंटू 60 इंटू 50%, 6240, that's 63,60,000, एग्जैक्ट डबल। ठीक है, तो अब ये क्या आता है पता है तुमको? दिस इज फैक्ट्री की कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में लगी हुई कॉस्ट। आप ये नहीं बोल सकते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये इतना पूरा अमाउंट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। इसके अंदर अपना प्रोडक्शन भी है और WIP भी है। 86,40,000 प्लस 31,80,000 प्लस 63,60,000, 181,80। अब आप बताओ, अगर मैं इसके अंदर दो चीज़ें हैं, क्या है सर? प्रोडक्शन पूरा जो कंप्लीट हुआ प्लस WIP दोनों है। अब अगर इसमें से मैं WIP निकाल दूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो क्या बचेगा मेरे पास में? सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगी। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन 1,04,000 यूनिट्स की होगी, ये मानते हो आप? ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतना मैंने साल भर में बनाया। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं WIP का। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट 1 करता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब आपको ये चीज़ क्लियर कट पता है सर कि WIP में 3 चीज़ें आती है। रॉ मटेरियल कितना है? 4,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल पूरा गया है। ठीक है, 4,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल कितना गया आपका? अब आप बताओ, कहीं यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि सर रॉ मटेरियल, सॉरी WIP का कंजम्पशन कितने वीक्स का? वीक्स नहीं दिया, उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल 100% और बाकी 50%। तो हम वैसे ही लेंगे सर, रॉ मटेरियल 100%, बाकी 50%। तो रॉ मटेरियल 100% यानी 4,000 इंटू 80, वेजेस 4,000 इंटू 30 इंटू 50%, ओवरहेड 4,000 इंटू 60 इंटू 50%। तो कितने आते हैं देखो, 3,20,000। साठ हजार, 1,20,000। तो ये कितना हुआ सर? मेरा WIP जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, वो है, अरे वो है सर, चल नहीं रहा ये तो। आपका WIP आता है सर 5 लाख रुपए का। तो ये मैं ऊपर ले लेता हूँ कि मेरा इसमें से 5 लाख रुपए का आइटम अभी भी बनना बाकी है, कंप्लीट होना बाकी है। देखो, टोटल जो फैक्ट्री के अंदर माल जाके बना है, बन रहा है, बना है और बन रहा है, वो है 1,81,80,000 का। उसमें से अगर आप WIP निकाल दो, जो बनना बाकी है, तो आपको क्या मिलेगा? जो बन चुका है। तो उसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, माइनस 181,80,000, सॉरी 181,80,000 माइनस 5 लाख, दैट्स 176,80,000। ठीक है, अब ध्यान दो, इतना आपने साल भर में बनाया। धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये डायग्राम लो, इस डायग्राम में क्या हुआ, आपने यहाँ से 86,40,000, मैं लैक्स में लिख रहा हूँ, 86,40,000 का माल भेजा फैक्ट्री के अंदर में। तो फैक्ट्री के अंदर में 86,40,000 का माल आया।
इसके ऊपर में लगे वेजेस, क्योंकि रॉ मटेरियल अपने आप तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ तो उस पर काम करना पड़ेगा। वो था 31,80,000 का वेजेस और 63,60,000 का ओवरहेड। सो 31,30,000 सॉरी 80,000, 31,80,000 का वेजेस प्लस 63,60,000 का ओवरहेड। इस तरह से टोटल मिला के माल जो बन रहा है फैक्ट्री में वो है 181,800 का, यानी अब जो माल बना वो है 181.80 लैक्स का। इसके अंदर कुछ WIP है, वो है सर 5 लाख का। जैसे ही 5 लाख आप माइनस करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे यहाँ से निकल के कितना माल गया है, 176.80। तो 1.7680 का माल यहाँ पे आया फिनिश गुड्स का बन के। ठीक है, फिनिश गुड्स का माल बन के आया। अब यहाँ से गया था डेटर्स को। साला जगह होती ना थोड़ी सी तो मज़ा आ जाता। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ नीचे में। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कभी भी काम आता है, अपने काम तो आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे है। और अब मैं यहाँ पे मेरे पास जगह हो गई, तो अब क्या होगा देखो, फिनिश गुड्स के बाद माल बिकेगा डेटर्स को। ये है अपना डेटर्स। अब आप बताओ डेटर्स को कितना माल बिका। 176,800 का माल बना है, वो है 1,04,000 यूनिट। फिनिश गुड्स में क्लियर कट लिखा है कि 8,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, यानी इसको जो माल बिका है मैं बोल सकता हूँ 96,000 यूनिट्स का माल बिका है। अब ध्यान दो, जब 1,04,000 का माल बन के फिनिश गुड्स के स्टोर्स में आ रहा है और 8,000 का माल वहाँ पे स्टॉक में पड़ा है, तो 8,000 का माल कितने का हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात सर, 1,04,000 का माल जो है, यूनिट जो है, इसकी कीमत कितनी? 176,800। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर आपका? 176,800। इसमें से आप एक चीज़ माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बहुत ही सिंपल, आप ये माइनस कर दो इसमें। वर्किंग नोट 2, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका? आपने टोटल माल बनाया देखो 176,80,000 का, और ये माल था 1,04,000 यूनिट्स का। ये तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऊपर में है, यूनिट्स प्रोड्यूस जो है नीचे में है। तो इससे एक यूनिट कितने का बना ये पता चल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8,000 यूनिट आपके स्टॉक में पड़े हुए। 13,60,000 यूनिट्स। एक सेकंड होल्ड करना।
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डीले, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे फिल कर रही थी सिस्टम में, तो मेरे को पता चल गया कि ये बंद होने वाला है, दैट्स व्हाई आई पुट इट ऑन होल्ड। सो आगे बढ़ते हैं सर। आपका 13,60,000 का स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, वो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। अब होगा क्या, इससे ध्यान दो, आपने 176,80,000 का बनाया, उसमें से 13,60,000 आप माइनस कर दोगे जो स्टॉक में है, तो बचा क्या, मतलब आपने इतना बनाया और इतना सा बचा हुआ है, तो बाकी का गया कहाँ, बेच दिया सर। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, सब सेम आएगा, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में अब फिगर कुछ नहीं बची हुई है, वरना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ये खर्चे आते जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो वो जीरो मान के चलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका एक ही फिगर हुआ। चले सर, 176,80,000 माइनस 13,60,000, तो ये हो गया 163,20,000। तो हम इसको ले लेंगे नीचे। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इसके अलावा कितने में हमने बेचा ये निकाल लेते हैं। अरे सेल्स, हमने 1,00,000 नहीं, हमने 96,000 यूनिट्स बेचे इनटू, वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं अभी, 200 में, तो ये आता है 192,000। सो 163,20, तो आपका प्रॉफिट हो गया 28,80,000 का प्रॉफिट। एक सेकंड ना, इसको मैं लगा लेता हूँ चार्जिंग पे। अब इतना सब सर निकालने का पर्पस क्या है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, वर्किंग नोट 3 में एक काम खत्म कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, देखो उसने क्लियरली लिखा है कि 4 वीक्स के कंजम्पशन जितना स्टॉक में पड़ा रहता है, तो आप देखो साल भर में आपने कितना कंज्यूम किया, क्लियर कट लिख रहा है 86,40,000 का आपने कंजम्पशन है आपके इसमें। सो 86,40,000 का आपने कंज्यूम किया कितने टाइम में सर, 52 हफ्तों में, और 4 हफ्तों का फिर कितना होता है वो स्टॉक में आ जाएगा। लॉजिकल, चलो फॉर्मूले भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो फॉर्मूले से ले ही नहीं रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिख लिख के दे ही नहीं रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बस समझा रहा हूँ बार बार। तो ये आ गया 664,615, ये आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है 664,615। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, 664,615 स्टॉक 5 लाख और ये है 13,60,000, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना पार्ट। 664,615 प्लस 5 लाख प्लस 13,60,000, तो ये आता है सर 25,24,615। उसके बाद में अब बात करते हैं डेटर्स की, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे फुल ऑन, कोई उसमें प्रॉफिट की वो नहीं, क्योंकि हमने, और इसमें कैश कॉस्ट बेसिस ही सही रहेगा, डेटर्स सेल्स पे मतलब गलत हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है कि हम बैंक में गए हैं लोन लेने के लिए, और लोन हम उतना लेंगे जितनी कैश रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप डेटर्स सेल्स पे लोगे तो आंसर शायद गलत हो जाए और मार्क्स भी कम मिले। डेटर्स, अब हमारे यहाँ पे जो डेटर्स हमको लेना है वो हम किस पे लेंगे, जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 163,20,000।
1,63,20,000। अब आप सोचो सर, 1,63,20,000 मेरे 52 हफ्तों का सेल्स है। आप तो मानते हो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 52 हफ्तों का। प्रॉफिट लेना है क्या इसमें? नहीं लेना, तो सेल्स वाली फिगर मत लो। तो आपका डेटर्स कितना पेंडिंग रहता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 8 वीक्स का। सो 8 वीक्स का हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। $25,10,769। सो 25,10,769। उसके बाद में क्वेश्चन में कैश का कुछ बैलेंस लिखा है, वो है 25,000 का। ये टोटल कर लो, 25, 24, 6, 1, 5 प्लस 25, 10, 7, 6, 9 प्लस 25,000। सो दैट्स 50,60,384। ठीक है। क्रेडिटर्स पे ध्यान दो आप, क्रेडिटर्स पे कि क्रेडिटर्स कितने हैं। वर्किंग नोट 5 क्या लिखा है देखो, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज एवरेज 4 वीक्स। अब आप सप्लायर, किस चीज का सप्लायर है ये? इसने क्या सप्लाई किया है हमको? रॉ मटेरियल। साल भर में रॉ मटेरियल कितना लगा है? 1,08,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल हमने इससे खरीदा है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में सेम मान के चल रहा हूँ, इसीलिए उसको नहीं कंसिडर करते हम। सो साल भर में 1,08,000 का सेल्स, 1,08,000 का हमको रॉ मटेरियल लगा है इनटू 80 रुपीज़, तो वो और कुछ नहीं 86,40,000 होगा। क्योंकि जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम होता है तो सर कंजम्पशन ही परचेसेस बन जाता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 86,40,000 नहीं लेना चाहिए, यहाँ तो न्यूमरेटर में परचेसेस आना चाहिए। यस सर, ये परचेसेस ही है। सर ये तो कंजम्पशन है। अरे मैं बोल रहा हूँ परचेसेस इज इक्वल टू कंजम्पशन। क्यों सर? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। हम अज्यूम करके चल रहे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हर क्वेश्चन में नॉर्मली हम यही अज्यूम करके चलेंगे जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो यही हमारा परचेस बन गया, यही हमारा कंजम्पशन था। चार हफ्तों का रहेगा तो 664,615। आई थिंक रॉ मटेरियल भी 4 हफ्तों का था, इसलिए वो सेम फिगर आई। 664,615 कहाँ गया? अबे हाँ। सो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 664,615। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग निकालना है, तो आपके टोटल वेजेस कितने हैं साल भर के? 31,80,000 के वेजेस है। $31,80,000 के वेजेस आपको लगे 52 वीक्स में, आप ये बोल सकते हो। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना बोला है क्वेश्चन ने हमको? 1.5 वीक्स का वेजेस आउटस्टैंडिंग रहेगा सर। सो दैट्स 91,731। 91,731 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आ गया। अब कर ले टोटल। 50,60,384 84, ये है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे। 664,615 माइनस 91,713, 91,713, तो आपका बैलेंस आएगा सर 43,04,056। $43,04,056 का आपका वर्किंग कैपिटल। एक बार चेक कर लेते हैं। 6, 5, 13 डेटर्स भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। फाइनल आंसर आपका आ गया। अब इसमें कहीं गलती होगी कुछ कैलकुलेशन, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ, और आपको भी मैं बता दूंगा ताकि आपको एक ना सेटिस्फैक्शन हो जाए। कहाँ है
ये सारी स्लाइड्स आपके पास में भी आएगी, तो सोचने की उतनी दिक्कत नहीं रहेगी आपको। कॉन्फ्रेंजा स्लाइड्स, वर्किंग कैपिटल, यूनिट 1, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये अनेजा लिमिटेड का क्वेश्चन है। देखते हैं, कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन में। सो देखो, वर्किंग कैपिटल आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर 4252,913 है, हमारा कितना है 4304,056। अब कहीं ना कहीं गलती हुई है, या तो वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में या तो हमारे इसमें रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 91,731 देखो आपने ये अमाउंट तो सही ली है, अभी पता चल जाएगा कहीं मेरे से गलती हुई होगी तो, ठीक है। और 715,740 आपका क्रेडिटर्स आ रहा था। अच्छा, इन्होंने क्रेडिटर्स कैसे लिया है? हमारा अलग, इनका अलग आ रहा है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस। मटेरियल कंज्यूम्ड 83,20,000, 3,20,000 और उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया। अब देखो, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये चीज़ ले ली कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 664,615 है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग को सेम माना है, इसलिए वो चीज़ नहीं लिया। अब इस क्वेश्चन में जो ये डिफरेंस आ रहा है क्रेडिटर्स में, ये दोनों तरीके से आंसर सही है, गलत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक हमने किए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, आपको दो तरीके के आंसर्स मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज्ड ज़रूर हो जाओगे उसमें। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, लॉजिकली क्या होता है कि अगर आप ओपनिंग स्टॉक 0 मानो तो साल भर में कंज्यूम किया 86,40,000 का, प्लस स्टॉक पड़ा है 664 का, तो टोटल आपने खरीदा 93 लाख का, आप ये बोलोगे। और फिर उन्होंने 93 लाख डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इंटू 4 किया। हमने क्या किया सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को सेम माना। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सर ओपनिंग स्टॉक 0 है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए। हाँ, एक चीज़ है, अब यहाँ पे मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई। मेरी गलती क्या थी, और ये नॉर्मली सबसे गलती होगी, एक वर्ड है सिर्फ एक, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, यानी कि ये कंपनी नई है, और अगर ये कंपनी नई है तो ओपनिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली 0 होगा, ये मान के चलना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो सकता। तो सर क्लियर कट है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस कि मैंने वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी वाला जो वर्ड था वो पकड़ा नहीं और छूट गया। तो अब यहाँ पे आपके थोड़े से कैलकुलेशन ज़रूर बदलेंगे। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक तो ठीक है, ये बदल जाएगा। एक एक करके हम चीज़ें ले लेते हैं। क्या था ये, डेटर्स ना, ठीक है। 16320 की जगह ये आएगा 16320,000 प्लस 664,615 का स्टॉक। आपको समझ में आ रहा है क्या है? डेटर्स नहीं रे, डेटर्स थोड़ी होता है, क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है अपन को। 86,40,000 क्रेडिटर्स आप कैलकुलेट करते हो सर परचेसेस पे, ठीक है। परचेसेस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और हमको चाहिए सिर्फ सर क्लोजिंग, ध्यान देना, हमको चाहिए सिर्फ सर क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 86.40, ओपनिंग 0, परचेस निकालना है, क्लोजिंग इज 6.645। तो जब ये 6.645 इधर जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएंगे, जो कि आएगा आपका परचेसेस, बिकॉज ओपनिंग तो 0 हो गया। सो परचेस की टोटल आएगी आपकी 86,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हमने खरीदा, तो 664,615, ठीक है, यही आ रहा था ना, 664,615 रॉ मटेरियल। तो अब आपकी ये फिगर क्रेडिटर की बदल जाएगी। सही पकड़ा है क्वेश्चन ने। ये है आपका साल भर का रॉ मटेरियल का परचेस, कंजम्पशन नहीं, डिवाइड बाय 52 किया, मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे अब आप, तो आपका आंसर आएगा 7,15,730, सॉरी 740। अब ये मैं ले लूँगा ऊपर में, 7,15,740, ये भी फिगर आपकी बदलेगी। और क्या है हम देख लेते हैं एक ही बार में, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल में और कहीं चेंजेस होंगे तो वो भी हम कर लेंगे। बाकी देखो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक बैलेंस बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बार टोटल करके देखते हैं और मैच कर लेंगे इससे। सिर्फ क्रेडिटर्स का बैलेंस अपना बिगड़ा था। सो दैट्स 42 लाख, अब मैच कर रहा है 42,52,931। खत्म। सो ये रहा सर आपका क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सिर्फ एक गलती मेरे से हुई थी यहाँ पे, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन में हमने ये, बाकी हमारा आंसर सही था। सिर्फ अगर ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी नहीं लिखा होता तो हम मान के चलते कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, लेकिन अब हम मान के नहीं चल सकते। आपको तो समझ, क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी तो क्या होता है सर, जीरो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सर इजी है, ये आपके लिए होमवर्क जाएगा। सिर्फ इसमें लिखा हुआ है चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हम ऐसा एक क्वेश्चन देख चुके हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड रेशियोज ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10 और 20 था, तो टोटल 90% आ रहा था। बाकी 10% का प्रॉफिट था, तो 100% आपका ये बन रहा था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको 60,000 दिए, तो 60,000 को आप और नीचे में प्राइस भी दी हुई है आपको याद होगा। तो 5 रुपये प्राइस थी सेलिंग प्राइस, तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख सेलिंग प्राइस होती है। फिर उसका आप अगर 60% निकालोगे तो 1,80,000। वैल्यूज़ भी काफ़ी कुछ मैच कर रही है आपकी। तो ये क्वेश्चन किसके जैसा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 60, 10 और 20% है, और सेलिंग प्राइस भी 5% है। सेम तो नहीं है? अबे हाँ, नॉरिन लिमिटेड 60,000 ऑलमोस्ट सेम है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो होगा, मेरे को भी नहीं लगता कुछ चेंज होगा उसमें। कैल्सी लिमिटेड ऑलमोस्ट सेम, सेम टू सेम सर। ये होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरे को 2 मिनट दे दो बस, उसको मैं सेट कर लेता हूँ। सो ध्यान देना। A company is considering its working capital investment and financial policies for the next year. अगले साल के लिए ये वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है और कहाँ से ये पैसा लेके आना है ये देख रही है। 2 चीज़ें आप इसमें ध्यान देना कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और वो पैसा लाना कहाँ से है। For the next year, estimated fixed assets and current liabilities for the next year is 2.60 crore and 2.34 crore respectively. एस्टिमेटेड सेल्स और EBIT जो है ये डिपेंड करता है करंट असेट के इन्वेस्टमेंट पे, पर्टिकुलरली इन्वेंट्रीज एंड बुक डेट्स।
द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। अब आपको 3 तरह की वर्किंग कैपिटल पॉलिसी दी है। क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है कि देखो अगले साल हमारा फिक्स्ड असेट जो है, बैलेंस शीट ध्यान में दो, फिक्स्ड असेट वाली साइड 2.60 करोड़ ही रहेगी, करंट लाइबिलिटी 2.34 करोड़ ही रहेगी इन ऑल द केसेस, बट जो बदलेगा वो है करंट असेट्स। ध्यान देंगे अगर आप इस टेबल के थ्रू जाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से मैं मार्किंग करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 9 हाँ 10, क्वेश्चन नंबर 10। सो अब अगर एक बैलेंस शीट होती है, इसमें होता है सर फिक्स्ड असेट्स, करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि 2.6 और 2.34 करोड़ रहेगा फिक्स्ड असेट्स, लेकिन ये कितना रहना चाहिए करंट असेट्स, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ठीक है, ये कितना रहना चाहिए ये थोड़ी दिक्कत की बात है ना। करंट असेट की 3 पॉलिसीज क्वेश्चन में दी गई है आपको कि हम कंजर्वेटिव होके चले तो 4.50 करोड़ रुपए इन करंट असेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे सेल्स होगा 12.30 करोड़ का, और हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो कमाएंगे वो है 1.23। इसी तरह से मॉडरेट में भी इतना इन्वेस्टमेंट करो तो इतना सेल और इतना ईबीआईटी, अग्रेसिव में इतना इन्वेस्टमेंट करो तो इतना सेल और इतना ईबीआईटी। सो आपको दिख रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करंट असेट में कम हो रहा है तो सेल्स भी कम हो रहा है और ईबीआईटी भी कम हो रहा है। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, अब ये वर्किंग कैपिटल वाली बात होगी कि वर्किंग कैपिटल में कितना लगना, इसके बाद ये पैसा लाना कहाँ से ये भी ध्यान देना। द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज द एडॉप्शन ऑफ मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। कौन सी वाली सर, इस तीनों में से हम मॉडरेट फॉलो करेंगे, यानी कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा 3.90 करोड़ का, जिससे सेल्स होगा 11.5 करोड़ का, और उसके बाद 1.15 करोड़ का ईबीआईटी। Company is now examining the use of long-term and short-term borrowings for financing its assets. अब ये पैसे लेके तो आना पड़ेगा, कहीं से तो लेके आना पड़ेगा ना। ऐसे आपने बोल दिया कि 3.90 करोड़ डालेंगे तो पैसे छत से थोड़ी आएंगे, पैसे कहाँ से लाओगे? इसके लिए आप उधार लोगे, लोन लोगे। लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म भी लेके आ सकते हो आप बैंक से, और शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है। जो 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ता है उसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स बोलते हैं, और जो 12 महीने के ऊपर चले जाता है जिसका बैलेंस, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस एंड ऑल दैट, तो ऐसे टाइम पे उसे लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है या बोरोविंग्स कही जाती है। कंपनी विल यूज 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड, 2.5 करोड़ का तो इक्विटी इस्तेमाल हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35% का, और कंपनी बाकी जो है 2.5 करोड़ तक तो हो गया, उसके बाद आपको नीचे पॉलिसी दे रही है। पॉलिसी सर कुछ इस तरह से है, पॉलिसी बोलती है कि आप कंजर्वेटिव चलोगे तो 54 लाख रुपए, 0.54 करोड़ यानी 54 लाख का डेट ले लो शॉर्ट टर्म, और 1.12 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट ले लो। अब इससे क्या होगा ध्यान दो, हाँ, और मॉडरेट चलोगे तो 1 करोड़ और 0.66 का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अग्रेसिव का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। इससे फर्क क्या पड़ता है सर? क्योंकि शॉर्ट टर्म लेते हो तो इंटरेस्ट रेट 12% लगेगा, लॉन्ग टर्म लेते हो तो इंटरेस्ट रेट 16% लगेगा। ये बात है सर। निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है फॉर ईच ऑफ द पॉलिसी, कि नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन कितनी, रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमा रहे हो इसको लिखना। जब कुछ नहीं दिया होता ना रेट ऑफ रिटर्न, तो हम उसको मान के चलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट्स। तीसरा है करंट रेशियो। क्या है करंट रेशियो का फॉर्मूला? है करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये आपने रेशियो एनालिसिस में देखा, अभी अपन को बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि आपका टोटल रिटर्न हो गया ईबीआईटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। आपके तीनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी के लिए भी 3 चीजें निकालनी है, कि नेट वर्किंग कैपिटल कितना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये शेयर होल्डर्स इक्विटी बोल रहा है, यहाँ स्पेसिफिकली मेंटेन किया कि इक्विटी पे आप कितना कमा रहे हो। अगर इक्विटी पे कमाई निकालनी है तो इक्विटी वालों की कमाई लो, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईबीआईटी नहीं आएगा, ईबीआईटी में इक्विटी, डेट सब लोगों की कमाई होती है। गवर्नमेंट का भी टैक्स अभी उसमें से देना बाकी होता है, लेकिन अर्निंग आफ्टर टैक्स में से सिर्फ इक्विटी वालों को देना होता है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। और करंट रेशियो अगेन करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करें चालू सर कुछ तो।
देखो अभी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मॉडरेट, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, तो हम यहाँ लेके चलते हैं। कंजर्वेटिव अगर रहे तो क्या होगा, मॉडरेट रहे तो क्या होगा, और अग्रेसिव गए तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले करंट असेट्स, ये मैं नंबरिंग देके चलता हूँ। ए, करंट असेट्स तीनों में कितने लग रहे हैं, अगर हमने ये 3 पॉलिसी फॉलो की तो 4.5 करोड़, 3.90 और 2.60 करोड़ आ रहे हैं। 4.5 करोड़, 3.90 और 2.60 करोड़ आ रहे हैं। उसके बाद में बी, फिक्स्ड असेट ले लो, तो इससे क्या असेट साइड कंप्लीट हो जाती है, और फिक्स्ड असेट सेम है सर 2.60 करोड़ हर केस में। तो कितना आसान हो गया आपके लिए ये। इससे क्या आएगा, टोटल असेट्स, ये हो गया सी। करो टोटल, 0, 11 और 7, 7.10, 0, 15 और 6, 6.50, 0, 2 और 5.20 कर लिया। इसमें से हम डी करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज आपको भी दी हुई है कंफर्म 2.34 करोड़ की। अब टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटी वैसे माइनस कर रहे हो तो कैपिटल आता है। कैपिटल का एज सच कोई लेना देना है नहीं आपका। हमको क्या चाहिए सर, 3 चीज़ें चाहिए पहले बार में। करंट असेट्स, पहले कैलकुलेशन के लिए करंट असेट करंट लाइबिलिटी दोनों आ गया हमारे पास में। रिटर्न ऑन असेट्स के लिए ईबीआईटी लेना ज़रूरी है। टोटल असेट्स तो आ गए आपके पास में, अभी ईबीआईटी लेना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे ईबीआईटी ले लो। सेल्स, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स, टोटल असेट्स निकालना है या सेल्स निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्लियर कट नहीं लिखा है कि अब किस पे निकालना है। अब हम टोटल असेट्स पे भी निकाल सकते हैं, सेल्स पे भी निकाल सकते हैं, कि कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है ये नहीं दिया हुआ है। सो आप दोनों में से कोई भी एक लो, लेकिन नोट दो, नोट दोगे तो सही रहेगा। तो मैं रेट ऑफ रिटर्न लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। ईबीआईटी जो है 1.23, 1.15 और 1, ये हो गई आपकी पूरी कहानी है। टेबल आ गया ना। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बोली वो है आपका वर्किंग कैपिटल पोजीशन। और वो कैसे निकालोगे, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, खत्म। तो वो हो गया आपका ए माइनस डी। करो 4.5, बहुत आसान है ये, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। 2.16, 1.56, 0.26, ठीक है। उसके बाद सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज ईबीआईटी। रिटर्न जो कमाया किस पे, असेट्स पे, तो डिवाइडेड बाय असेट्स, तो ईबीआईटी ई डिवाइडेड बाय असेट्स, टोटल असेट्स इज सी, ठीक है। सो 1.23 डिवाइडेड बाय 7.10, ये आपको देगा 17.32%। 1.56 डिवाइडेड बाय 6.50, ये आपको देगा 24% की आपने कमाई की है टोटल असेट्स को यूज़ करके। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 5.20, तो ये है 19.23% की कमाई। थर्ड, करंट रेशो, करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स ए डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी डी। तो हमारा आंसर आएगा 4.50 डिवाइडेड 4.50, अबे बे 4.50, अबे यार, डिवाइडेड बाय 2.34, सो दैट्स 1.92। उसके बाद 3.90 डिवाइडेड बाय 2.34, 1.667, फिर 2.60 डिवाइडेड बाय 1,
नहीं सॉरी 2.34, सो दैट्स 1.11। अब ध्यान दो, मीनिंग समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो पहला जो है वर्किंग कैपिटल पोजीशन आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि जितनी भी आपकी लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में आपको पे करना है उससे ज़्यादा आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सर हमारी लाइबिलिटी कंप्लीट करके हमारे पास 2,16,00,000 पड़ा रहेगा अगर हमने ये पॉलिसी फॉलो की तो, अदरवाइज 1.56 और 0.26। उसके बाद आपने आपके टोटल असेट्स इस्तेमाल करके कितना परसेंट कमाया, तो 17.32, 24 और 19.23। उसके बाद करंट रेशो आपको क्या बताता है कि हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए आपके पास कितना करंट असेट्स अवेलेबल है। लाइबिलिटी के लिए असेट्स कितना अवेलेबल है, तो सर हर 1 रुपए के लिए 1.92 रुपीज़ के मेरे पास में असेट्स अवेलेबल है। फिर हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए मेरे पास 1.66 के असेट्स अवेलेबल है, फिर 1.11 के असेट्स अवेलेबल है। ये होता है मतलब। तो ये पहला पार्ट सर सिर्फ खत्म हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला। अब ध्यान दो, थोड़ा सा बी लंबा रहेगा, फाइनेंसिंग पॉलिसी, कि पैसा कहाँ से लाना। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव। करंट असेट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम फाइनेंसिंग पॉलिसी की बात करें तो करंट असेट एक लेके चलना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया है कि हम मॉडरेट फॉलो करेंगे। अगर हम मॉडरेट फॉलो करते हैं, क्योंकि अब हमको असेट से लेना देना नहीं है कि कौन सी पॉलिसी करंट असेट की फॉलो करेंगे, अब हमको लेना देना है कि हम फाइनेंसिंग कहाँ से करवाएंगे। तो हमारा कन्फर्म हुआ था कि हम मॉडरेट पॉलिसी फॉलो करेंगे जिसमें 3.90 करोड़ का करंट असेट्स रहेगा। तो ये हर जगह हो गया सेम। इसके बाद फिक्स्ड असेट भी सेम है। फिक्स्ड असेट्स आपका कितना है 2.60, यानी अगर आप देखोगे तो आपके टोटल असेट्स अब फिक्स हो गए। $6.50 करोड़ के, ठीक है। डी, अब ये असेट साइड होगी, लाइबिलिटी साइड ले लेते। लाइबिलिटी में देखो क्या क्या आएगा, ये पूरी असेट साइड होगी, या पूरी लाइबिलिटी साइड लेंगे। इक्विटी, लॉन्ग टर्म फंड्स भी है, शॉर्ट टर्म फंड्स भी है, और एक चीज है याद करो, करंट लाइबिलिटी। सो सबसे पहले आप ले लो इक्विटी, उसके बाद ले लेना, उसके नीचे आएगा, इमेजिन करो बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म फंड्स, उसके नीचे आएगा शॉर्ट टर्म फंड्स, और उसके बाद आएगा आखिरी करंट लाइबिलिटी। इक्विटी भी सेम है, उसने बोला क्वेश्चन ने कि 2.5 करोड़ की इक्विटी हम इस्तेमाल करेंगे हर केस में। सो 2.50, 2.50, 2.50 की इक्विटी हो गई। अबे ये मैंने कहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं, तो अब आपका कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म फंड्स है 1.12 का, शॉर्ट टर्म है 0.54 का। कंजर्वेटिव में 0.54, फिर लॉन्ग टर्म है 0.66 का, शॉर्ट टर्म है 1 का। लॉन्ग टर्म है 0.66 का, शॉर्ट टर्म है 1 का, और एग्रेसिव में 0.16 और 1.5, ठीक है, 0.16 और 1.5। इसके बाद करंट लाइबिलिटी सेम दी है हमको 2.34 करोड़ की हर एक में। अब इनका टोटल क्या मैं कर सकता हूं, किसका टोटल सर, एच, टोटल लाइबिलिटीज।
अरे असेट साइड और लाइबिलिटी साइड मैच करनी चाहिए ना। असेट साइड आपकी कितनी आ रही थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके टोटल असेट्स है, इसी तरह से ये आपके टोटल लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके देखो। 2.50 प्लस 1.12 प्लस 0.54 प्लस 2.34, सो दैट 6.50। सबकी टोटल करके देखो 6.50 ही आएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टोटल 1.166 करोड़ है दो सबका। तो ये आ गया सर टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़। अब ध्यान दो, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। तीनों केस में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम रहेगा, क्योंकि अगर सारा EBIT किस पे डिपेंड करता है, करंट असेट के इन्वेस्टमेंट पे, जो हमने फॉलो किया था सर 3.90 का, तो हमको कितना मिलेगा 1.15 करोड़। सेल्स की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, लगी तो हम ले लेंगे बाद में। सो हमारा जो ये होगा EBIT 1.15 होगा तीनों केस में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या पता है क्या, EFGHIJ, अब इसमें से माइनस होगा सर इंटरेस्ट, और वो लग रहा है अलग अलग जगह पे। शॉर्ट टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म पे कितना परसेंट लग रहा है देखो, शॉर्ट टर्म पे लग रहा है 12, लॉन्ग टर्म पे लग रहा है 16। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी शॉर्ट टर्म की लोन की अमाउंट है, जैसे कि ये 12% किस पे लगेगा आपका, ये जो 12% है ये किस पे लगेगा, शॉर्ट टर्म के फंड्स पे, जो कि ये 0.54 लैक्स है, और 1.12 लॉन्ग टर्म है तो उस पे 16% लगेगा। ये आता है 0.0648। ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना है 1.12 पे 16 लगेगा, 0.1792। इसके बाद 12% लगेगा शॉर्ट टर्म पे, तो ये आ गया 0.12। लॉन्ग टर्म में 0.66 पे 16% लगेगा तो 0.1056। 1.50 शॉर्ट टर्म है, उस पर 12%, 0.18, और 0.16 पे 16% लॉन्ग टर्म है ना, सो दैट्स 0.0256। तो ये आ जाएगा आपका EFGHIJ के अर्निंग बिफोर टैक्स। मानते हो, करें टोटल 1.15 माइनस 0.0648 माइनस 0.1792, सो दिस इज 0.906। फिर 1.15 माइनस 0.12 माइनस 0.1056, दिस इज 0.9244। 1.15 माइनस 0.18 माइनस 0.0256, सो दैट्स 0.9444। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया। IJKL क्या माइनस करोगे इसमें से सर, टैक्स माइनस करोगे 35% पे, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है। अब वो काम आ रहा है आपको कि 35% टैक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। कहाँ गया, ये रहा 35% टैक्स। सो ध्यान दो, 35% टैक्स आप माइनस करोगे 0.3171। थोड़ा अब डेसिमल्स में कैलकुलेशन बढ़ गए, 0.3235, 0.3304। तो ये हो गया आपका JKLM।
अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्यों निकाला? सेकंड वाला पार्ट आपका ये बोलता है कि सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ। इक्विटी बताने के लिए इक्विटी वालों की अर्निंग ज़रूरी थी, जो कि हमने ये निकाली। अब आते हैं मेन मुद्दों पे। पहला पार्ट, वर्किंग कैपिटल अगेन कितना होगा आपका। अब ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे सिर्फ करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज में दो चीजें आएंगी। एक तो क्रेडिटर्स आपके जो करंट लाइबिलिटी के 2.34 करोड़ है, दूसरा कैलकुलेशन जो आपका आएगा वर्किंग कैपिटल में वो है सर शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि ये भी 12 महीनों के अंदर का पेमेंट आता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी के अंदर में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इसीलिए कहते हैं उसे। तो ये आपका करंट लाइबिलिटी का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल होगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन क्या करूँगा, ध्यान देना। करंट असेट से ए माइनस एफ माइनस जी, ए माइनस एफ माइनस जी, सो ए माइनस एफ माइनस जी करो टोटल 3.90 माइनस एफ 0.54 माइनस जी 2.34, दैट्स 1.02। फिर 3.90 माइनस 1 करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म फंड्स है माइनस 2.34, सो दैट्स 0.56। फिर 3.90 माइनस 1.50 माइनस करंट लाइबिलिटी 2.34, सो दैट्स 0.06 ओनली, बहुत कम बचता है यहाँ पे। तो सेकंड, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो क्या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है सर? आपका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है आपके कंपनी में। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स से आपका सबसे आखिरी में दिया हुआ ये है जो एम, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एम डिवाइडेड बाय इक्विटी कहाँ है आपके इसमें, ये रही, सॉरी ये डी में जो लिखी है वो इक्विटी, सो एम डिवाइडेड बाय डी। एम डिवाइडेड बाय अगर डी करोगे आप तो 0.5889, और इक्विटी तो सबके लिए सेम है 2.50 करोड़ डिवाइड बाय 2.50 इंटू 100, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आता है 23.56% आप कमा रहे हो। उसके बाद 0.6609 डिवाइड बाय 2.50, तो यहाँ 24.04% कमा रहे हो। और 0.6136 डिवाइड बाय 2.50, सो यहाँ आप 24.54% कमा रहे हो। आप अगर देखोगे तो वर्किंग कैपिटल गिरता जा रहा है, मतलब बहुत ही आपका कम होता जा रहा है वर्किंग कैपिटल, लेकिन परसेंटेज ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। और तीसरा, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है सर? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज होता है, और करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म जितने भी लाइबिलिटीज है, इसमें हमारा करंट लाइबिलिटीज और इस वाले पार्ट में शॉर्ट टर्म फंड्स भी आएगा। ये चीज़ ध्यान देना, इतना पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट असेट है ए डिवाइडेड बाय एफ प्लस जी, तो आप करो टोटल ए डिवाइडेड बाय एफ प्लस जी। एफ प्लस जी कितना हो रहा है सर? 0.54 plus 2.34, that's 2.88, so 3.90 divided by 2.88, 1.35 आ रहा है ये वाला पार्ट। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हुआ ना। फिर 3.34, 3.90 डिवाइड बाय 3.34 करोगे तो 1.17 आ रहा है। एंड 2.34 प्लस 1.50 करोगे 3.84, सो 3.90 डिवाइड बाय 3.84 1.02 या 1.016 आ रहा है।
ये है आपका आंसर। मतलब ये 3 आंसर सेकंड वाले जो आपको चाहिए थे और ये 3 आंसर पहले वाले जो आपको चाहिए थे। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हो गए। आप होल्ड करके एक बार का, मतलब पॉज करके एक बार का आप ये सारे आंसर्स लिख लो, अदरवाइज स्लाइड्स भी आपको अवेलेबल होगी तो उससे लिख लेना, ताकि आपको वीडियो में बार बार पॉज करना और दिख रहा नहीं दिख रहा वो सब ना करना पड़े। सो दिस वॉज अ बिग आंसर, मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। हर बार हमको रॉ मटेरियल का स्टॉक, ये स्टॉक वो स्टॉक निकालने की ज़रूरत पड़ती थी। अब आगे भी रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP, फिनिश गुड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट फिलहाल थोड़ा एक वैरायटी के लिए ये क्वेश्चन अच्छा था। सो आई होप यू गॉट दी मीनिंग ऑफ दिस रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। चलो, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी वालों पे कितना कमा रहे हो, तो इक्विटी वालों पे कमाई निकालनी है तो इक्विटी की कमाई न्यूमरेटर में लेनी पड़ेगी, जो कि होती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। चलो, ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब इसके बाद जो है आप एक आध होमवर्क ले लोगे। 10th के बाद में आप ये वाला पार्ट होमवर्क ले लो। ये पार्ट हम ऐसा एक क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी 11, और उसके बाद में हाँ, हमने अभी अभी जो किया वो क्वेश्चन नंबर था, जो 10th वाला क्वेश्चन था वो 12 जैसा ही है। सो सेम एज 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी कर लेंगे आप। उसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, हम कर लेंगे अगले वाले पार्ट में, या तो 13 या तो 14, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहे हैं, बट 14 आई थिंक बहुत एक देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेंगे, 14 का होमवर्क वाले पार्ट में रख लेंगे। सो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 तक लेके चलते हैं इस वाले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपके साथ में मिलता हूँ और कुछ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़े करेंगे कि किस तरह से आप ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जितनी चीज़ें हमने अभी तक 12 क्वेश्चन में देखी है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं है आगे भी, बस अब आगे जो होगी वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस होगी। सो ये जो सारे फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट्स है ये रिवाइज होते जाएंगे हर क्वेश्चन में, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, आंसर्स पे नहीं। All the best, solve the homeworks and match it with the answers given in the slides. Bye bye.